उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। चंपावत में बारात से लौट रही गाड़ी खाई में गिरने की वजह से 14 बारातियों की मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। 14 लाशें अब तक खाई से निकाली जा चुकी हैं। हादसे में शदीद जख्मी 2 अफराद को इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस मामले पर वज़ीर आज़म ने ट्वीट कर अफसोस का भी इजहार किया है। बहुत दुखद घटना हुई है। रात को टनकपुर से डांडा कठोर रीठा साहिब थाना क्षेत्र के लिए गाड़ी में सवार लोग जा रहे थे, बारात से लौटकर जा रहे थे और गाड़ी पूरी खड्डे में गिर गई, जिसके कारण से 11 लोगों की मौके पर ही जो है मृत्यु हो गई है। अभी पूरा प्रशासन की टीम वहाँ पर लगी हुई है। हम लोग पूरे लगातार संपर्क में हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रिकवर किया जाए और वहीं पर उनका जो पोस्टमार्टम है वहीं पर करवा के उनको डेड बॉडी उनके परिवार वालों को सुपुर्द की जाए। बहुत दुखद घटना, जो भी ज़रूरी जो कार्रवाई है वो करी जा रही है और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हिमाचल प्रदेश के हरोली सब डिवीजन के सनती इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसकी वजह से कई धमाके हुए। इस हादसे में 7 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई है। कर्नाटक के शिमोगा में हालात काबू में हैं। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया है। अमीर अहमद सर्कल, के रोड, शिवप्पा नायक सर्कल, सगेहट्टी और दीगर इलाकों में रूट मार्च किया गया। शिमोगा में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस मामले में अब 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक से पूछताछ की जा रही है। शिमोगा कत्ल केस की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। एडीजीपी प्रताप रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक को हिरासत में लिया गया है। दीगर मुलजिमीन की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिमोगा जिले के अंदर और बाहर टीमें सरगर्म हैं और जल्द ही दीगर मुलजिमीन भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। All that will be examined, but only thing I would say that as far as 144 CRPC is concerned, prohibitory orders and whatever ongoing things that have happened, all legal actions are being initiated, and I spoke to the DC and SP, and it will be done. Sir, SP said it will be done. Sir, SP said that 4 more people have involved in this particular murder, apart from those 2, totally 6. Have you sent any special team outside Shimoga district to detain or arrest them, or what is the status of that? No, you see, yesterday Mr. Murugan also updated you. All accused have been identified. Teams are outside as well as within Shimoga district. So the work is going on, and we are on the verge of closing out and completing the detection and getting the accused person. What about the victim, sir? The victim, did he have a history himself, sir? I would check that. So I would check that. A few organizations have also asked for permission to carry out a rally again, sir. Would that be granted to them, considering the situation here? No, I don't think that is this thing. There won't be any processions. See, as of now. शिमोगा में बजरंग दल कारकुन के कत्ल और उसके बाद पेश आए तशद्दुद के वाक़यात की उलमा कराम और मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने मजम्मत की है। बेंगलुरु में मारूफ आलिम दीन मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि हुकूमत और पुलिस खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लेकिन बेकसूर अफराद को हिरासा न करे। वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि शिमोगा में कत्ल के वाक़े के बाद पेश आए तशद्दुद के लिए रियासती वजीर ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं। इस्लाम में किसी को कत्ल करना हराम है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, किसी के भी कत्ल की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। हम सबसे पहले जो कोई भी इसको किया है उसको कंडम करते हैं, उसको हम अच्छा नहीं समझते। ये हम सबसे पहले मैसेज देना चाहेंगे। अब ये कत्ल हुआ है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि तहकीक करे, जो मुजरिम है उसको सज़ा दे, इसलिए कि हमारा यहाँ का कानून है, जो मुजरिम है उसकी अदालत में पेशी होगी, उसकी पकड़ धकड़ होगी, पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी उस पर। लेकिन इसके आड़ में
बेचारे वो मुसलमान जो दुकान बनाए हुए हैं, जो घरों में हैं, हमारी औरतें घरों में हैं, उनके चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, ये हमारे मुल्क की परंपरा नहीं है और इंसानियत के मुतरादिफ ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह के हवादिसात पेश आते हैं तो लोगों को ये लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। पुलिस यहाँ पूरा लॉ एंड ऑर्डर करेगी और हम देख रहे थे कि पुलिस के सामने जलाया जा रहा था, इसको भी हम कंडम करते हैं क्योंकि हमारे कर्नाटक की पुलिस के सिलसिले में हमको ये एतमाद है कि ये अच्छे से अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ हमको ज़रा फेल होती हुई नज़र आ रही है। इतवार के दिन शिमोगा में हर्ष नामी नौजवान का जो कत्ल हुआ है, हम वेलफेयर पार्टी की जानिब से इस पर सख्त अफसोस का इजहार करते हैं और इसकी सख्त कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द खातियों को ढूंढा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस हादिसे के बाद जो फसादात हुए हैं, इन फसादात की रास्त जिम्मेदारी इस रियासत के वजीर ईश्वरप्पा पर जाती है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो फसादात हुए हैं वो ईश्वरप्पा की वजह से हुए हैं, उनके बयान की वजह से हुए हैं। उन्होंने रियासत के अमन अमान को खराब करने की कोशिश की और ये बार बार कर रहे हैं और ये इनके इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे गरीब लोगों के वहां जो नुकसान हुए हैं, हुकूमत को चाहिए कि फौरन उस नुकसान की तलाफी की जाए और ईश्वरप्पा को कैबिनेट से बरतरफ किया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और एक हाई लेवल कमेटी से जो है इस हादिसे की इंक्वायरी होनी चाहिए। वेलफेयर पार्टी का मुतालबा है कि ईश्वरप्पा को फौरन बरतरफ किया जाए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए हिंदू तंजीमों के बाद अब मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। राजधानी भोपाल में मुनक्कदा उलमा बोर्ड की मीटिंग में लव जिहाद को रोकने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड के सदर सैयद अनस अली नदवी का कहना है कि सिर्फ शादी करने के लिए मजहब की तब्दीली की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। हिंदुस्तान मुश्तरका तहजीब का मुल्क है और उलमा बोर्ड चाहता है कि गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। मिलकर ये फैसला लिया कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और बिलखुसूस सूबा मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद के मामले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपने प्रदेश में और अपने मुल्क के अंदर अमन, शांति, सौहार्द का माहौल बरकरार रखना चाहते हैं। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है हम उसको कायम रखना चाहते हैं और हमने यहाँ से सबको लेटर लिखे हैं, जितने भी निकाह ख्वाह हजरात हैं। और हमारे यहाँ भोपाल अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा में इस पे कई सालों से अमल है कि लड़का और लड़की का जो निकाह होता है उसमें माँ बाप और पेरेंट्स की मौजूदगी होती है और यहाँ पे किसी एक धर्म का दूसरे धर्म वाले से निकाह नहीं होता। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के हमारे पास कुछ शिकायतें आई थी जहाँ पे कुछ काजियों ने, निकाह ख्वाह हजरात ने इस तरीके का अमल किया। हम उसकी जांच भी कर रहे हैं, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर हमने आज यहाँ सबसे जितने निकाह ख्वाह मध्य प्रदेश में है, काजी हैं जो निकाह पढ़ाते हैं, उन सबसे चिट्ठी लिखकर और सख्ती के साथ उनसे अपील की है कि इस तरीके का अगर कोई निकाह पढ़वाने आपके पास आता है तो बिल्कुल निकाह पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि इस मुल्क का और मध्य प्रदेश का माहौल बरकरार रहे। अगर इस तरीके का कोई काम करता है काजी या निकाह ख्वाह तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए कि इस्लाम भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि सिर्फ शादी के लिए आप मजहब को तब्दील कर लें। अगर कोई मजहब किसी को मजहब के अंदर अपने मजहब को मानने की सबको आज़ादी है और अपने मजहब पर अमल करने की भी पूरी आज़ादी, मगर ये नहीं है कि आपको अगर कोई दूसरे मजहब का शख्स पसंद आ गया तो आप उसके लिए अपने मजहब को बदल लें। मजहब तब्दील करना सिर्फ शादी के लिए ये मुनासिब नहीं है। नांदेड़ में इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन स्टडीज की जानिब से आला तालीम का हुसूल, मवाक़े और तरीक़ेकार के उन्वान से एक सेमिनार का इनक़ाद अमल में लाया गया। सेमिनार में माहिर तालीम डॉक्टर काज़िम मलिक, डॉक्टर सिद्दीक़ अहमद और रियासती तालीमी बोर्ड के मेंबर मलिक निज़ामी व दीगर ने शिरकत की है। सेमिनार में आला तालीम के हवाले से तलबा में शऊर बेदार करने की कोशिश की गई है। इस सेमिनार का असल मकसद था कि हायर एजुकेशन के लिए जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या सिविल सर्विसेज के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उन एग्ज़ाम्स को लेकर अवेयर करना
और साथ ही जितने स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम्स है 5th to 10th के बीच में, उन एग्जाम्स का प्रिपरेशन कैसे होता है उसकी सारा गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन आज इस प्रोग्राम में, इस सेमिनार में दी गई है। साथ ही अवेयरनेस के साथ साथ हमने जो प्लेटफॉर्म मुहैया किया है खासकर नांदेड़ सिटी के लिए रेडिएंट इंस्टीट्यूट के नाम से, उसको भी बताया गया है कि खाली अवेयरनेस पर जो है काम ख़त्म नहीं होता। अगर हम कम्युनिटी का बेहतर या रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेटफॉर्म से मुहैया कराना ज़रूरी है। तो हमने रेडिएंट के नाम से पिछले 2 साल से जो इंस्टीट्यूट की शक्ल में जो प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, वो भी लोगों को इसका भी तारुफ दिया गया है। आज जो रेडिएंट इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम में काफ़ी बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आगे आए और IIT, JEE और नीट जैसे इम्तिहान में बच्चे आला मुकाम पर आए और अच्छे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए मैनेज्ड है उसमें दाखिला ले और नांदेड़ जैसे शहर में एक बड़ी फ़ौज अच्छे और काबिल डॉक्टर और इंजीनियर की बने। ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, इसके लिए रेडिएंट मुबारकबाद का मुस्तहक है। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में अवामी रैली से खिताब किया। PM ने कहा कि बीजेपी के दौर में मणिपुर में अवाम के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी गई। बीजेपी हुकूमत ने ख़वातीन की तरक्की के लिए मराद फराम किए। कोरोना के इस संकट काल में भी मणिपुर के 22 लाख लोगों को भाजपा सरकार मुफ्त राशन, करीब 2 साल से मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि मणिपुर के हर 10 नागरिकों में से 7 नागरिकों को 7 out of 10 इन लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। मेरी माताएं बहनें तालियां बजा करके मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं बहनें, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मणिपुर वो धरती है जहां की महिलाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई का नेतृत्व किया है। ये दुर्भाग्य है कि दशकों तक यहां जो सरकारें रही, उन्होंने मणिपुर की महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। ये भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार है जिसने मणिपुर की महिलाओं, यहां की बहनों बेटियों की आशाओं आकांक्षाओं को समझा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद अवाम की बुनियादी सहूलतों की जानिब तवज्जो दी गई। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिलती होगी ना। देखो 2017 के पहले बिजली की भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब रहती थी। ये सच है ना। आज तो बिजली 24 घंटे है। और भाइयों बहनों, अयोध्या का दीपोत्सव भी सबकी समझ में आ रहा है ना कैसे दीपावली होता है। गरीब के घर में मिट्टी के दीपक बनते हैं और उसको जब खरीद करके दीपक जलाया जाता है तो पूरी दुनिया जगमगाती है अयोध्या के साथ में। गरीब का घर भी संपन्न होता है और अयोध्या की दीपावली देश और दुनिया के लिए सस्ती भी दिखाई देती है। यह है हमारी अयोध्या, ये है अयोध्या। और अयोध्या को उसके गौरव के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही तो है, हमने बिजली देने में भेदभाव नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, कोरोना महामारी है ना, कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार,
फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सभी ने वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। और भाइयों बहनों, ये वैक्सीन का प्रभाव भी है कि वैक्सीन जिन लोगों ने ली, कोरोना दूर दूर तक नहीं आया वहां। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने प्रयागराज में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान हैं झूठ बोलने वाले हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में फिर एक बार समाजवादी पार्टी को इख्तिदार हासिल होगा। इधर हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसने बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और हर वर्ग को धोखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? और अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही कि नहीं बोल रही? जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो आज जनता के बीच सिर्फ वोट मांगने आए हैं। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। किसानों की तकलीफ और समस्या का समाधान समाजवादी लोग करेंगे। जो संकट आया है आर्थिक रूप से भारत के हमारी अर्थव्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बदलापुर के यतीम खाने में रहने वाली तालिबा शबाना शेख को MBBS की तालीम हासिल करने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला है। मुश्किल हालात में रहने के बावजूद शबाना ने 12वीं पास की। उसके बाद शेख ने नीट का इम्तिहान पास किया और MBBS कोर्स के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। बदलापुर की इस तालिबा को थाने के जिला अफसर राजेश नावरेकर ने मुबारकबाद दी। साथ ही उनकी हौसला अफजाई करते हुए यकीन दिलाया कि जब भी उन्हें मदद की ज़रूरत होगी वो हर मुमकिन ताउन करेंगे। वाज़ेह है कि शबाना शेख 4 साल की उम्र से बदलापुर के यतीम खाने में रह रही हैं। चूँकि उसके वालिदैन नहीं थे इसलिए उसने इंस्टीट्यूट में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल की। शबाना शेख को महकमा ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद ने यतीम खाने का सर्टिफिकेट दिया है। जब मैं 4 साल की थी तब से मैं बॉम्बे टीन चैलेंज में आई हूँ, और जब मैं बड़ी हो रही थी तभी से मेरा ये एम था कि मुझे डॉक्टर बनना है और MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना है। और BTC ने मेरे सारे ज़रूरतों का ख्याल रखा, मतलब मेरे खाने और सभी चीज़ों का ख्याल रखा और सही टाइम पे मेरी ज़रूरतों को पूरा की। और जब मैंने 12th पास किया साइंस लेके, तब वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिवीज़न ऑफिस ने मेरी मदद की ऑर्फन सर्टिफिकेट देके, ताकि मैं MBBS कॉलेज में एडमिशन ले पाऊँ। और मैंने 1 साल का गैप लिया था, मुझे सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्लासेस में एडमिशन लेके, तो मैंने और 1 साल का गैप लिया और सेल्फ स्टडी किया और क्वांटिटी और क्वालिटी टाइम दिया अपने स्टडी को, ताकि मेरा अच्छा स्कोर आए और मेरा MBBS कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर MBBS कॉलेज में एडमिशन हो गया है और इसके लिए मैं सभी को बहुत धन्यवादित हूँ और खुश हूँ। मैं यही कहूँगी सबको कि वो खुद पर विश्वास रखे और कि कोई भी छोटे छोटे फेलियर्स को बड़ा ना समझे, बस मेहनत करते रहे अपने काम में और सभी चीज़ों का, सब छोटी सारी चीज़ों का ध्यान रखे। और मैं सभी छोटों को वही बोलना चाहती हूँ कि वो बड़ा ड्रीम्स देखें, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उन्हें उनका ड्रीम पूरा होने से नहीं रोक पाएगी, और वो जो भी चाहते हैं वो ज़रूर पूरा होगा। गाजियाबाद में इन दिनों बदमाशों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। नेहरू नगर में प्रॉपर्टी ताजिर के घर में दाखिल होकर बदमाशों ने उन्हें कैदी बनाया और 4 लाख रुपए कैश और कुछ जेवरात लेकर फरार हो गए। लूट की यह वारदात दिन दहाड़े अंजाम दी गई। पुलिस जांच में जुटी है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी कई वारदात अंजाम दी जा चुकी हैं।
उन्होंने बच्चे के भतीजे की वाइफ थी उसको एक बंधक बना दिया और उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी। कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह में? सीसीटीवी कैमरे में कोई नहीं यहाँ पर। अच्छा, क्या हथियार थे उनके पास? हाँ, 2 पिस्टल बता रहे हैं, 2 रिवॉल्वर जो बंदूक बता रहे हैं और 2 चाकू थे। लगभग 4 लोग आए थे दोपहर के टाइम पे इन्होंने, और लगभग 4 लाख रुपए कैश और कुछ ज्वेलरी, जो अभी ये पूरी उसकी सूची प्रदान करेंगे, अभी उपलब्ध नहीं करवा पाए पुलिस को। इसकी लूट हुई है। घर में जो निखिल भाटिया उनकी वाइफ और बच्चे मौजूद थे, उनको बांध करके और ये घटना कारित करना बताया गया है। उन्हें सभी पहलुओं पे गहराई से उसकी छानबीन की जा रही है और जैसे कोई पता चलता है तो उसके बारे में बताया जाएगा। नौजवानों में समाजी खिदमत का जज्बा उभारने के लिए बेंगलुरु में यूनाइटेड स्फेयर ऑफ यूथ चैरिटेबल ट्रस्ट का क़याम अमल में आया। इस तंजीम के तहत शिवाजी नगर की लतीफ़िया उर्दू स्कूल में एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया। मकामी पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर ने इस कैंप का मुआयना किया। लायंस क्लब के इश्तिराक से मुनक़्क़िदा इस कैंप में बड़ी तादाद में नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश किया। मर्द के साथ साथ ख़वातीन ने भी अपने खून का अतिया पेश किया। Essentiality of this blood donation is very important. In such circumstances, these organizations have come forth to organize a blood donation camp. There is one thing. Many people are scared of donating bloods. They need not worry about blood donation. और हमारा मेन मकसद है कि हम खुद एज अ यूथ, जितने भी, सिर्फ यूथ को ही नहीं, कि जैसे हमारे बड़े लोग भी हैं उनको भी एम्पावर करें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करें, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया एज आ फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो बहुत अच्छा चला है। और हमको बहुत लोकल अथॉरिटीज़ को थैंक करना चाहते हैं, क्योंकि तो ज़्यादा से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स ही हमारे लोग जो ही नौजवान ना एजुकेशन में आगे ही, ना किसी सोशल वर्क में आगे ही, अच्छे कामों में आगे नहीं आते, उनका पर्सनल लाइफ में बिज़ी रहते हैं। तो हमारा ये है मोटिव है कि हम हर मोहल्ले के, हर इंस्टीट्यूशन के नौजवानों से मिलकर उनको बात कर सोशल वर्क्स में लेकर आएँ, क्योंकि जितना हमारा जो यूथ बढ़ता है तो उतना हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अच्छा काम होता है, क्योंकि तो यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो यूथ एम्पावरमेंट है हमारा, तो उसको लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को जोड़कर हमारे इदारे को भी आगे बढ़ाएं, लोगों का भला करें। जो गवर्नमेंट से जो भी ये स्कीम आ रही हैं वो लोगों को समझा कर उनकी मदद करें, ये हमारा मकसद है। और अब देखिए क्रिप्टो की समझ, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में। आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है। स्टॉक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। निवेशक अपने शेयर्स को दूसरे निवेशकों को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी प्योरली एक डिजिटल एसेट है। इसकी इंडिविजुअल यूनिट को टोकन कहा जाता है। अब इनमें इवेंट्स करने के बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। ओनरशिप, हर शेयर कंपनी में ओनरशिप का एक परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। मार्केट एक्सेस, स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग का समय निर्धारित रहता है, वहीं क्रिप्टो बाजार कभी बंद नहीं होते। इशू की लिमिट, पब्लिकली ट्रेंडिंग कंपनियां इंटरनल नियमों के आधार पर नए शेयर जारी कर सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई जारी करने वाले संगठन की इंटरनल पॉलिसीज या ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल कोड के अधीन है। ट्रेंडिंग पेयर्स, स्टॉक को फिएट करेंसी से खरीद और बेचा जाता है। क्रिप्टो खरीदने और बेचने में अन्य क्रिप्टो के साथ ट्रेडिंग पेयर्स का इस्तेमाल हो सकता है। लिक्विडिटी, लो कैप कॉइन्स और टोकन का व्यापार करते समय निवेशकों को कम लिक्विडिटी का सामना करना पड़ सकता है। रेगुलेशन, जहां स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग के लिए रेगुलेशन है, वहीं क्रिप्टो एसेट ट्रेंडिंग के लिए फिलहाल कोई रेगुलेशन नहीं है। तो आज क्रिप्टो की समझ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।